यस। तो प्रीवियस क्लास को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ थोड़ी देर हम शांत रहे, क्योंकि मुझे थोड़ा कम टाइम मिला है ना। ज़्यादा देर मैं आपको ऐसा परेशान नहीं करूँगा। हम सिलेबस के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। और प्रीवियस क्लास मैंने आपसे बोला था कि एक इम्पॉर्टेंट क्लास थी, हीट वाला जो पोर्शन है हमने उसे डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था। और लास्ट जो मैं एंड किया है, मुझे याद है मैंने जिस टॉपिक को लेके एंड किया था, दैट इज हीट ट्रांसफर। अगर मैं प्रीवियस कंप्लीट आपको एक बार रिवाइंड करा दूं कि एग्जैक्टली क्या क्या मैंने बताया, तो वो सुनो आप। सबसे पहले मैंने हीट एंड टेम्परेचर की बात की थी, पहले डिफरेंसेस की बात की थी। हीट और टेम्परेचर दोनों डिफरेंट वर्ड है, आप उनको एक जैसा मानने की कोशिश, क्योंकि मन में कई बार उत्पत्ति होती है कि यस हीट टेम्परेचर एक जैसी चीजें लगती। हीट का मतलब हमें गरम गरम जैसा लगता है, हीट का मतलब कभी भी टेम्परेचर नहीं है। गर्म और ठंडा ये एक्चुअली टेम्परेचर के वर्ड है, नॉट फॉर द हीट, है ना। गर्म या फिर ठंडे जो वर्ड हैं, ये जो वर्ड यूज किए जाते हैं, ये टेम्परेचर के लिए वर्ड यूज किए जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो टेम्परेचर के लिए आप वर्ड यूज कर रहे हो ये भी रिलेटिव है। कोई बॉडी किसी बॉडी के रिस्पेक्ट में ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है। एक बॉडी ठंडी और गर्म दोनों हो सकती हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। याद होगा आपको। तो हीट अलग वर्ड है और टेम्परेचर एक अलग वर्ड है। फिर मैंने कहा था कि चलो हम टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करते हैं, जिसको थर्मोमीट्री कहते हैं। टॉपिक हमने स्टार्ट किया थर्मोमीट्री, टेम्परेचर मेजरमेंट की बात की थी। थर्मोमीटर में आपको याद होगा मैंने कहा कि जितने भी थर्मोमीटर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स बनाती है, मेजरमेंट के लिए कौन बनाता है, फिजिक्स डेवलप करती है। तो इंस्ट्रूमेंट जब भी बनेगा तो उसके कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए जाएंगे। लाइक आपके पास सेंटीमीटर स्केल है, तो सेंटीमीटर स्केल जो बनी उसके स्टैंडर्ड तय किए गए ना कि भाई 1 मीटर को इतनी लेंथ दे, इस लेंथ को 1 मीटर कहा जाएगा। और उसके अगर मैं 100 डिवीजन कर दूंगा तो एक पार्ट को 1 सेंटीमीटर कहेंगे, और फर्दर उस पार्ट के भी आप 10 डिवीजन करोगे तो एक पार्ट को हम 1 मिलीमीटर कहने लग जाएंगे, है ना। ऐसा कहने लग जाएंगे, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, है ना। ये सब कुछ हमने तय किया है ना, ये हमने माना है। ऐसे ही टेम्परेचर मेजरमेंट को भी हमने कुछ ना कुछ एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड देना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड देने के लिए क्या यूज किया गया, मेटल की प्रॉपर्टीज का। याद है, मेटल की प्रॉपर्टी, सर नॉट फॉर द मेटल, सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज का यूज किया गया। जैसे किसी मटेरियल को अगर आप हीट देते हो तो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। तो क्या एक्सपेंशन एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है? हाँ, तो आप हीट देते हो तो एक्सपेंशन होता है, और हीट देते हो तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, हीट देते हो तभी टेम्परेचर बढ़ता है और हीट देते हो तभी एक्सपेंशन होता है। इसका मतलब क्या टेम्परेचर और एक्सपेंशन का रिलेशन हो सकता है? तो एक्सपेंशन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए बना दिए गए थर्मोमीटर्स। तो चाहे आप सेल्सियस स्केल की बात करो, चाहे आप फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हो, चाहे आप रीमर स्केल की बात करते हो, ये तीनों स्केल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल को ध्यान में रखते हुए डेवलप किए गए। इनमें एक फ्लूइड भर दिया गया और उस फ्लूइड को फ्रीजिंग पॉइंट पे और बॉइलिंग पॉइंट के लिए, दिस इज फॉर द वाटर हमने फ्लूइड उसमें कोई और भरा। लेकिन आप मुझे बताओ, मैं फ्रीजिंग, सिंपल सी बात, क्या मैं पानी को जमा सकता हूं? यस। अगर मैं उससे लगातार हीट निकालता जाऊं तो वो जम जाएगी कि नहीं? और जैसी वो आइस बनी, उस टाइम आप उस थर्मोमीटर को कहां पे लेके गए, उस आइस के पास लेके गए, आइस के ऊपर आपने रख दिया। तो मुझे बताओ, क्या वो लिक्विड अपने आप को क्या करेगा, कंप्रेस कर लेगा कि नहीं? जितना कंप्रेस हो सकता था उसी पॉइंट को क्या बोल दिया गया, जीरो। क्या बोल दिया गया बेटा? जीरो। फिर बॉइलिंग वाटर के पास लेके गए। बॉइलिंग वाटर में मुझे बताओ, क्या वो लिक्विड एक्सपेंड करेगा? और एक्सपेंशन को टॉप वाला पॉइंट कौन सा बना दिया गया, 100। तो 0 से लेकर 100 तक कितने डिवीजन कर दिए गए? 100 डिवीजन कर दिए गए। उन्हीं डिवीजन के रिस्पेक्ट में आप मेजरमेंट कर लेते हो। तो जब हम अपनी बॉडी में थर्मोमीटर इंसर्ट कराते हैं, मुंह में रखते हैं, है ना, या फिर बॉडी में टच कराते हैं, तो होता है बेसिकली, होता क्या है, हमारी बॉडी की हीट कहां जाने लग जाती है? थर्मोमीटर में जाने लग जाती है ना। अगर वो थर्मोमीटर में जाने लग जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है उसको एक्सपेंड होने लग जाएगा। और एक्सपेंड होने के बाद आपको पता है, एक्सपेंशन के बाद एक पर्टिकुलर लेवल तक जाएगा। उस लेवल की जो रीडिंग होगी, वही रीडिंग हम उसको टेम्परेचर कहने लग जाते हैं कि नहीं,
है ना। अच्छा, वही डिवीजन मैंने 200 कर दिए होते तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 200 डिग्री सेल्सियस और आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना। तो ऐसे ही बहुत सारी और स्किल्स डिजाइन की जा सकती है। आपने क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना चाहिए था, वैसे आप लोग खैर पूछते नहीं हो, कि सर थर्मोमीटर में मरकरी ही क्यों भरा गया, कोई और लिक्विड भर देते। क्योंकि मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, वाटर से 13 गुना ज्यादा है, 13.6 टाइम्स, 13.6 टाइम्स ज्यादा है। तो आपको पता है कि जिसमें डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें एक्सपेंशन आप नेक्ड आई से देख सकते हो। पानी में एक्सपेंशन आप नेक्ड आई से आपको दिखाई नहीं देंगे, जबकि आपको थर्मोमीटर से अपने आई से देखना पड़ता है ना। इसका मतलब मुझे उसमें एक ऐसा लिक्विड भरना पड़ेगा जो हमें एक्सपेंड होता दिखाई तो दे, हाँ या ना। ठीक है, तो डेंस होने की वजह से मॉलिक्यूल्स का दूर दूर जाना दिखाई दे रहा होता है। दैट्स व्हाई उसमें हम कौन सा लिक्विड भरते हैं, मरकरी भरते हैं। आपको अगर सर कोई और लिक्विड, हनी भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, आप हनी भर दो, ठीक है, हनी भर सकते हैं। लेकिन आपको पता है हमेशा एक ऐसा लिक्विड भरा जाता है जिसका एक प्रॉपर्टी और भी हो कि वो ट्यूब से चिपके ना। अगर हनी भर दोगे तो हनी हो सकता है कि वो उसकी बाउंड्री से चिपक सकता है, लेकिन आपको पता है कि जो मरकरी होता है, मरकरी की एक प्रॉपर्टी होती है एडेसिव प्रॉपर्टी, फोर्स ऑफ एडिशन उसका ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ एडिशन एंड कोहेशन, दो फोर्सेज होते हैं, दो टाइप के, एडिशन फोर्सेज एंड कोहेशन फोर्सेज। जो कोहेशन फोर्सेज होते हैं एक टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेज, जैसे मरकरी और मरकरी के बीच मॉलिक्यूल्स में फोर्सेज लगते हैं, उनको फोर्स ऑफ कोहेशन कहते हैं। एक लिक्विड का दूसरे मेटल के साथ लगने वाले फोर्सेस को आप एडिशन कहते हैं। तो मरकरी एक लिक्विड है जिसका फोर्स ऑफ कोहेशन ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स में जो लगने वाले फोर्सेस ज्यादा है। दैट्स व्हाई वो क्या किससे चिपकता नहीं है, ग्लास से, ग्लास की बाउंड्री से, या फिर जो ट्यूब है उस ट्यूब की बाउंड्री से चिपकता नहीं है। क्लियर है ना। इसलिए हम इस टाइप का लिक्विड यूज करते हैं। हमने ये पूरा टेम्परेचर को लेकर बात की। मैंने क्या बोला कि एक्सपेंशन की, केवल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी से ही थर्मोमीटर का निर्माण नहीं किया जा सकता है, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज है। जैसे आपको पता है आप 10th स्टैंडर्ड पास करके आए हो, हाँ 10th स्टैंडर्ड पास किया कोरोना में, ठीक है, जबरदस्ती करवा दिया गया। तो जब आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया तो 10th स्टैंडर्ड के टाइम पे आपने एक चीज पढ़ी होगी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन होता है कि नहीं, है ना। अगर किसी वायर की लेंथ बढ़ा दी जाए तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और आपको पता है हीट देने पे भी एक्सपेंशन होता है कि नहीं। तो हीट दी तो एक्सपेंशन हुआ तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं। इसका मतलब क्या रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन हो सकता है, हाँ या ना। इसी वजह से एक थर्मोमीटर और डेवलप किया, जैसे बोला रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जिसका नाम क्या रखा गया। आपको सर इतने सारे थर्मोमीटर बनाने क्यों है भाई, फॉर द रेंज, है ना, फॉर द मैक्सिमम ऑफ रेंज के लिए, ज्यादा रेंज। मुझे मान लेते 3000 डिग्री सेल्सियस को मेजर करना है, तो क्या मैं डिग्री सेल्सियस यानी जो सेल्सियस स्केल है उससे मेजर कर पाऊंगा, वो तो 0 से 100 तक की रीडिंग आपको दे सकता है। तो रेंज को बड़ा करने के लिए हमने और प्रॉपर्टीज का यूज किया। जैसे आपको याद होगा केल्विन स्केल, प्रीवियस क्लास में बताया था। केल्विन स्केल मैंने आपसे बात कही थी, मैंने कहा था केल्विन स्केल एक स्केल है जिसमें गैस के फ्रीजिंग पॉइंट तक लेके गए, गैस को फ्रीजिंग पॉइंट तक लेके गए, और देखने को यह मिला कि गैस का फ्रीजिंग पॉइंट हमें -273.15 डिग्री सेल्सियस से मिल रहा था। तो मुझे बताओ केल्विन स्केल की रेंज कितनी और बढ़ गई, केल्विन स्केल ने स्केल की रेंज कितनी बढ़ा दी, और 273 बढ़ा दी कि नहीं। यानी अब मेरे पास एक रेंज है -273 से 100 तक, आया ना। पहले कितनी रेंज थी, 0 से लेके 100 तक, आया ना। अब मैं -273 से 100 तक के रेंज के सॉल्यूशन दे सकता हूं कि नहीं, यस और नो। तो बहुत सारे मेजरमेंट, बहुत सारी स्केल बनाने की वजह क्या है कि मैं एक्यूरेसी भी बना पाऊं और रेंज को बढ़ा पाऊं, मैं ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा टेम्परेचर को जाके मेजर कर पाऊं। इज दिस ओके और नॉट, डन। टेम्परेचर स्केल्स में मैंने रिलेशन ही बताया था। आप अपने नाम की भी कोई एक स्केल बना सकते हो, लेकिन मानी नहीं जाएगी, बताया था मैंने आपको, है ना। जैसे मैंने कोशिश की बनाने की कि भैया मैंने अपना बॉइलिंग पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होगा, मैं आज के बाद मानूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 15 डिग्री अजय और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 512 डिग्री अजय, है ना।
तो 12 डिग्री एज है एंड 512 डिग्री एज है। तो हाउ मच डिवीजन इन दिस स्केल टेक्स प्लेस? 500। तो मुझे बताओ मेरी स्केल ऑब्वियस फॉरेनहाइट से भी स्केल से अच्छी है, मेरी स्केल र्यूमर से भी अच्छी है, मेरी स्केल केल्विन से, सॉरी मेरी स्केल केल्विन से भी अच्छी है ना, और मेरी स्केल सेल्सियस से भी अच्छी है, सबसे अच्छी है। लेकिन मान नहीं रहा कोई, ठीक है, मानते ही नहीं कोई, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड्स, है ना, है ना। जब 100 करोड़ हो जाएंगे मानेंगे लोग, है, ठीक है। खैर, उसके बाद आपको याद होगा मैंने कैलोरीमेट्री की बात की, मेजरमेंट ऑफ हीट की बात की। जब हीट के मेजरमेंट में हम गए तो आपको याद होगा हीट के मेजरमेंट में मैंने सबसे पहले कुछ शब्द सिखाए थे आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मींस हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसे हम उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। मैंने एग्जांपल भी हमारा लिया था, मैंने कहा था मैं और यू, है ना, आप, हम दोनों एक जैसे मटेरियल हैं कि नहीं, है ना, हम दोनों एक जैसे मटेरियल हैं। आप थोड़ी दुबली हो, मैं थोड़ा सा मोटा हूं, है ना, ठीक है, लेकिन अभी देखते जाओ चेंजेस, देखो देखना। तो आप और मैं, हम दोनों बाय मटेरियल सेम। तो अगर मेरा 1 ग्राम लिया जाएगा और इनका 1 ग्राम, तो आपको पता है कि उस 1 ग्राम का, 1 ग्राम ऑफ मी एंड यू, हम दोनों का 1 ग्राम अगर लिया मटेरियल ले लिया जाए तो उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, लाइक मेरा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, इनका भी कितना है 37 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब मेरा टेम्परेचर, मेरे भी 1 ग्राम का टेम्परेचर 38 करना है और आपका भी करना है 38 करना है। तो मुझे बताओ जितनी हीट मेरे 1 ग्राम को देना पड़ेगा उनके 1 ग्राम को उतना ही आपने हीट देना पड़ेगा। दैट्स वाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली, नॉट मास। मैं हैवियर हूं, ये लाइट ऑब्जेक्ट है, बट मटेरियल सेम है, तो हम दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? सेम। जैसे वाटर की बात करें, अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 ग्राम वाटर की बात करें और या फिर 15 ग्राम वाटर की बात करें, तो दोनों के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? सेम। क्योंकि बेटा मैं बात किसकी करनी है, चाहे मैं 10 ग्राम लूं लेकिन मैं बात तो 1 ग्राम की करूंगा ना, 15 ग्राम वाले में भी मैं बात किसकी करूंगा? 1 ग्राम की करूंगा ना, हाँ या ना? दैट्स व्हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर शुड बी कॉमन फॉर द 10 ग्राम और फॉर द 20 ग्राम, हाँ या ना? क्लियर? वहीं पे मैंने आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट भी किया, मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C से डिनोट किया था, है ना। Q का फॉर्मूला आया था Q इक्वल टू mc डेल्टा T, याद है ना। heat associated with by the body, heat associated with the body is depends on mass of the body and temperature of the body. So heat is directly proportional to the mass of the body and heat is directly proportional to temperature of the body. जब proportionality साइन हटाते कांस्टेंट लिया था C फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कई बार बुक्स में उसे S से डिनोट किया गया है, तो आप उसे कंफ्यूज मत होना, कई बार C से डिनोट करते हैं, कई बार S से डिनोट करते हैं। तो वहां पे C को जो कहते थे दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। C इज इक्वल टू आया था Q अपॉन m डेल्टा T, Q फॉर द कैलोरी, m फॉर ग्राम एंड टेम्परेचर फॉर द डिग्री सेल्सियस। सो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। से आसान हो। उसके बाद मैंने बताया था हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मींस just how much heat acquired, how much heat can be acquired by this object is called heat capacity. ये कितना इसका 1 ग्राम कितना कर सकता है, that is specific heat capacity. ये पूरा बॉडी कितना कर सकता है, that is heat capacity. How much heat can be stored by my body? That should be greater than of this body, है ना, हाँ या ना। आपको पता है कि मेरा बॉडी ज्यादा हीट को एक्वायर कर सकता है इनके रिस्पेक्ट में, हाँ या ना। लेकिन हम दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था? सेम था। तो हीट कैपेसिटी मींस हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ एनी सब्सटेंस। यहां पे 1 ग्राम की बात नहीं की जा रही है, क्लियर है ना। तो अब मुझे बताओ मेरा हीट कैपेसिटी और इनका हीट कैपेसिटी अलग होगा, है ना। हीट कैपेसिटी इज रिटन एट Q अपॉन डेल्टा T, यानी कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना। कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस की यूनिट होती है, ठीक है। लेकिन हम दोनों का हीट कैपेसिटी अलग अलग है बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है।
तो हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है? मास पे। एंड मटेरियल बोथ। आपको याद होगा Q अपॉन डेल्टा T को आप MC भी लिख सकते हो, M फॉर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड C फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मैटर। तो MC आपको याद होगा, मैंने उसका एक नाम और रखा था, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। मैंने कहा था कि हीट कैपेसिटी को आप वाटर इक्विवेलेंट भी कह सकते हो। तो कई जगह वाटर इक्विवेलेंट लिख के आएगा तो आप उसको, हेलो देवी जी कहां है? हाँ, भागवत चल रही है कि भगवान में लीन हो गए कि अब मैं ब्रह्म प्राप्ति की तरफ चल चुका हूं? है ना? तो उधर को मुंह कर लो फिर। नेक्स्ट, उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने लेटेंट हीट बताया। लेटेंट हीट का मतलब मैंने हिडन हीट कहा था। ये हीट ऐसी, जनरली किसी बॉडी को हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर रेज करता है, या तो किसी बॉडी से हीट निकालो तो उसका टेम्परेचर कम होता है। लेकिन लेटेंट हीट अलग गेम है। लेटेंट हीट मींस द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, चेंज द फेज विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। इसका अलग अलग नाम था, जैसे मेल्टिंग का अलग वैल्यू है, मेल्टिंग है, वेपरेशन, वेपराइजेशन का अलग है, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सबका। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं वाटर के लिए लिखता हूं तो वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग and latent heat of melting both are same, have a value is 80 कैलोरी पर ग्राम। L इज इक्वल टू होता है लेटेंट हीट को हम L से डिनोट करते हैं, L इज इक्वल टू Q बाई M। Q फॉर द कैलोरी, M फॉर द ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम आइस को कंप्लीटली मेल्ट करने के लिए कितना आइस चाहिए, कितना हीट चाहिए? 80 कैलोरी, है ना? 1 ग्राम वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसको कंप्लीट वेपर बनाना है, कितनी है? 540 कैलोरी पर ग्राम। आपको पता है 1 ग्राम एक ग्राम वेपर है, उसको कंप्लीट पानी बनाना है, तो दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम हीट उससे एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, हाँ या ना? ठीक है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बोथ आर द सेम वैल्यू, और अगर हम फ्रीजिंग और मेल्टिंग की बात करते हैं तो वहां पे 80 होता है। अगर मुझे बर्फ को पिघलाना है तो 80 कैलोरी पर ग्राम देना पड़ेगा, और अगर मुझे पानी को बर्फ बनाना है तो 80 कैलोरी पर ग्राम निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? यस। उसके बाद याद करो कि मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, एक क्वेश्चन लिया था, वो एक -20 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, उससे मैंने एक क्यूटी ग्राफ बना के बताया था, है ना? क्यूटी पाई ग्राफ नहीं, क्यूटी, ओके? क्यू फॉर द हीट एंड टी फॉर द टेम्परेचर। क्या हुआ? समय क्यों देख रहे हो भाई? हैं, बोर हो गए, थक गए? कहाँ जाना है? कहाँ की ट्रिप है? उत्तराखंड में कहाँ पे? अच्छा, मैं कल अभी वापस वहीं से आया हूँ, परसों ऋषिकेश जाओ रहा। आप बताइए, ये जगह जो है ना, वो थोड़ी सी अनहाइजीन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, है ना? अनहाइजीनिक बहुत, खाने को लेके ले लो, रहने को लेके ले लो, सब पूरा मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत लोग जाते हैं, तो बहुत लोग जाने की वजह से पूरा अनहाइजीन होता है वहाँ, है ना? मुझे तो इसी बात का इरिटेशन है, क्या इसी वजह से मैं तो इंडिया में रहूँगा ही नहीं। मुझे वहां जाना जहां सांप रहता है। कहाँ पे वो मैं एक्चुअली गूगल पे सर्च करता रहता हूँ, यूट्यूब पे कई बार मुझे ना ऐसी चीजें बहुत पसंद है कि हॉरर प्लेस कहाँ है, कहाँ पे लोगों ने इतने सारे मर्डर हो गए, एक प्लेन उड़ता हुआ जा रहा था, 300 लोग मर गए, ऐसी चीजें मुझे बड़ी ऐसे लगती हैं, है ना? चलो, उसके बाद मैंने आपको हीट ट्रांसफर बताया, क्यूटी ग्राफ के बाद हीट ट्रांसफर बताया। हीट ट्रांसफर में मैंने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन बताया। कंडक्शन में मैंने बताया, कंडक्शन मींस द हीट ट्रांसफर थ्रू द सॉलिड, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इस दीवार से, लाइक आपको पता है गर्मी के दिनों में अभी दिन आएंगे तो आपको पता है कि ये दीवारें भी गर्म हो जाती हैं, जबकि आपको पता है अंदर यहां पे तो इसे इन्हें गर्म करने के लिए कोई हीट हमें दे नहीं रहे, तो हीट बेसिकली मिल कहां से रही है? इनको सनलाइट से मिल रही। सनलाइट इस पे डायरेक्टली इस पे क्या पड़ रहा है? सनलाइट, और वो सनलाइट से ये हीट एब्जॉर्ब करके हीट को ट्रांसपोर्ट करके इस साइड लेके आ जाते हैं कि नहीं, इस सरफेस पे लेके आ जाता है। तो हीट ट्रांसफर्ड थ्रू द सॉलिड,
यूटेंसिल्स का एग्जांपल दिया था कि हम जब खाना पकाते हैं तो खाना पकाते टाइम यूटेंसिल्स का दूसरा जो एंड है वो एंड गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो वो क्यों हीट ट्रांसपोर्ट कर रही है? वो हीट ट्रांसपोर्ट कर रही है ड्यू टू थ्रू द सॉलिड। उसे आप बोलते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन। फिर कंडक्शन मैंने आपको बताया था, कंडक्शन हीट एक एंड से दूसरे एंड कितनी हीट गई, इस बात का मेजरमेंट आपको करना है। तो मुझे पता होना चाहिए कि जो जिस पोर्शन से गई उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, टेंपरेचर का डिफरेंस दोनों एंड पे कितना मेंटेन किया है, और कितने टाइम तक ऐसा आपने किया है, कितना टाइम तक ऐसा आपने किया है। ठीक है, तो वहां से रिजल्ट निकल के आया था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T स्मॉल t अपॉन L। याद है ना? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था, कांस्टेंट आया था K फॉर द कंडक्टिविटी कांस्टेंट, हीट कंडक्टिविटी कांस्टेंट। मैंने आपसे फिर से एग्जांपल दिया था, हीट कंडक्टिविटी कांस्टेंट एक मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी फैक्टर है, मटेरियल डिपेंड करता है। यानी अगर मैं कॉपर की बात करूं, मैं 10 किलोग्राम कॉपर की बात करूं या मैं 15 किलोग्राम की कॉपर की बात करूं, तो दोनों के लिए कंडक्टिविटी कांस्टेंट सेम रहेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी ना? ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ये बिल्कुल रिलेट करता है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक से। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। हीट एक जगह से दूसरी जगह क्या देता है? टेंपरेचर डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के थ्रू क्या जा रहा था? चार्ज। यहां पे क्या जा रहा है? हीट। वहां पे चार्ज फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इलेक्ट्रिक करंट होता था, यहां पे हीट फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हीट करंट है, H से डिनोट करते थे। वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कांस्टेंट सिग्मा होता था, यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कांस्टेंट K है ना? यहां पे इलेक्ट्रिकल, वहां पे रेजिस्टेंस R होता था, यहां पे रेजिस्टेंस L बाई K है। याद है ना? L बाई K, L for the length of the conductor, K for the conductivity constant and A for the area of cross section। वहां पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L by A होता था, यहां पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L by K है, या फिर 1 अपॉन K को आप रेजिस्टिविटी भी कह सकते हो। क्लियर है ना? ये सारी बातें बिल्कुल किससे रिलेट करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक से। जब मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा उन क्वेश्चंस में आपको समझ भी आएगा। उसके बाद अब जो मैं आपको बताया, मैंने आपको बताया नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक बात और बता दी थी, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मींस द हीट ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द फ्लूइड, लिक्विड और गैस। जैसे गर्मी के दिनों में हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाना हवाओं के माध्यम से, तो अपने लू, जिसको लू चलना कहते हैं, तो आपको पता है लू क्या है? अपने साथ हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जा रही है। और वो भी क्यों ट्रांसपोर्ट हो रही है? अगर आपसे कभी कोई पूछता है तो हवा बहने की वजह क्या है? एक्चुअली हवा की चलने की वजह एक्चुअली टेम्परेचर है बेटा, प्रेशर डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर है। कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, क्या हुआ बेटा? कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा वहां की गैसेस कहां पे जाने लग जाएंगी? ऊपर की तरफ, हल्की होके लाइट होके किधर की तरफ भागने लग जाएंगी। तो मुझे बताओ उस रीजन का प्रेशर लो हो जाएगा कि नहीं? एयर प्रेशर लो हो जाएगा। और जहां पे टेम्परेचर कम था तो इसका मतलब वहां पे एयर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना, तो हवाएं कहां से कहां की तरफ चलने लग जाती हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी सिचुएशंस को आपने फॉलो करना। एक्चुअली हवाओं का बहने का वजह है टेम्परेचर का डिफरेंट होना। वो ऑटोमेटिकली इंटरलेट तो प्रेशर से करती हैं, बट इनिशियली क्या है? टेम्परेचर। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये सारी चीजें सुनने के बाद आज का जो सेशन है, आज का जो टाइम है, ये टाइम हम किन किन बातों में गुजारने वाले हैं वो देख लेते हैं। एक तो रेडिएशन, एक टॉपिक हम यहां पे आज पढ़ेंगे रेडिएशन, है ना? और दूसरा टॉपिक हम यहीं पे पढ़ेंगे दैट इज KTG, जिसको आप बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक्चुअली ये बेटा ये जो टॉपिक है ना KTG, इसके साथ एक टॉपिक और होता है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है बेटा? थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इतना हो नहीं पाएगा आज, इसलिए हम यहीं पे इसको ज्यादा खींचेंगे नहीं, हम KTG तक खत्म करेंगे इसे, है ना? गैसेस के बारे में थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट सीख के फिर लास्ट क्लास, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, उसमें हम थर्मोडायनेमिक्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, कहानी बहुत ज्यादा गहरी नहीं है, यहां पे बहुत डीप एनालिसिस नहीं है, बिल्कुल हमें बेसिक सीखने होते हैं। आपको पता है क्या? आपको पता है जिस स्टूडेंट के बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं, बेसिक्स, आपको बहुत ज्यादा डीप फिजिक्स नहीं सीखनी है,
क्योंकि मुझे आज तक डीप फिजिक्स यानी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नॉलेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी किसी क्वेश्चन को, हेल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेरे पास अगर टफेस्ट क्वेश्चन भी आया ना तो वो भी बिल्कुल मेरे बेसिक थॉट से सॉल्व हुआ, ना कि उसके लिए कुछ स्पेशल मैं जानता हूं। नो, कुछ स्पेशल नहीं है, बिल्कुल बेसिक थॉट आप अपने रखो, उन्हीं से सॉल्व होता है। अब देखो, रेडिएशन को समझना है तो रेडिएशन आपको पता है क्या? रेडिएशन एक वे है हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाने का, है ना? हीट ट्रांसफर थ्रू वैक्यूम यानी रेडिएशन हीट के एक जगह से दूसरी जगह जानी। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। प्लीज आज आपको रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपके साथ हो रही हैं, बट आपको थोड़ा सा फील नहीं आ पाता है कभी। वैक्यूम के थ्रू हीट का ट्रांसफर होना, दैट इज रेडिएशन। मुझे बात बताओ कि यहां पे कहीं पे भी रेडिएशन है? नहीं, क्योंकि यहां पे वैक्यूम है ही नहीं। तो यहां पे हीट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो या तो वो कंडक्शन है या तो वो कन्वेक्शन है। अगर गर्म हवाओं का चलना तो ये प्रोसेस कौन सी? पानी का गर्म, जब पानी को बॉयल करते हैं तो कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जाती कि नहीं? दीवारों का गर्म हो जाना कंडक्शन प्रोसेस है, ठीक है? सन से जो गर्मी है हम तक आना, आपको पता है कि नॉट रेडिएशन, एटमॉस्फेयर से पहले तक रेडिएशन और एटमॉस्फेयर आते ही कन्वेक्शन। तो इसका मतलब सनलाइट या सन से जो मिलने वाली हीट एनर्जी है वो हम तक कैसे ट्रांसपोर्ट करके है? रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन से। रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन से हम तक आ रही है, क्योंकि आपको पता है मीडियम वैक्यूम नहीं है, लेकिन उससे पहले वैक्यूम है, और वैक्यूम है तो रेडिएशन है। तो बेसिकली सन क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है, हाँ या ना? तो अगर मैं सन की बात करूं तो सन क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है, यानी ये हीट को थ्रो कर रहा है, थ्रू हीट ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वैक्यूम। यानी ये हीट को वैक्यूम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक, क्लियर है। तो मुझे बताओ, सन एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है रेडिएशन का, है ना? बेस्ट एग्जांपल। इससे तो ऊपर कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता। या फिर हम किसी स्टार का, किसी और स्टार का एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसा नहीं है हम, लेकिन हमारे लिए जनरली कौन सा बेस्ट एग्जांपल है? ठीक है। अब मैं इसे एक बॉडी कह दूं कि नहीं? इसे बॉडी कह सकता हूं कि जो कि रेडिएट कर रही है, ना भाई? इसे सन ना कह के मैं इसे बॉडी कह दूं, है ना? अब ये बॉडी दो टाइप की हो सकती है। या तो ये बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी है, ऑर्डिनरी, और या तो ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी, जिससे आप बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा? परफेक्टली। बेटा ब्लैक बॉडी का मतलब आप ब्लैक मत समझना प्लीज। ब्लैक का मतलब ब्लैक नहीं है, ठीक है? ब्लैक का मतलब यहां पे कलर इस टाइप से नहीं है। ब्लैक बॉडी का मतलब मैं आपको भी समझाऊंगा। तो ये बॉडी या तो क्या हो सकती है? ऑर्डिनरी बॉडी, और या तो ब्लैक बॉडी, ठीक है? इसके लिए मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, एमिसिविटी। क्या बोल रहा हूं बेटा? एमिसिविटी। क्या बोल रहा हूं बेटा? एमिसिविटी। और इसके लिए भी मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं? एमिसिविटी। एमिसिविटी, ठीक है? एमिसिविटी। एक्चुअली एमिसिविटी बॉडी के लिए एक वो कांस्टेंट है जो कि डिक्लेयर करता है कि इसका ये कितना एनर्जी एमिट कर रहा है ना? एमिसिविटी एक कांस्टेंट है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी, और फॉर द परफेक्टली ब्लैक बॉडी एमिसिविटी हैव अ वैल्यू इज इक्वल टू 1। क्या बेटा? इज इक्वल टू 1, है ना? यानी एमिसिविटी एक कांस्टेंट है जो ये डिक्लेयर करता है कि इसका एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्शन पावर कितना है। अगर एक बॉडी 100%
एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। लाइक उस पर एक एनर्जी पड़ी और उसने 100% एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो इसका मतलब क्या है, उसका हीट को एब्जॉर्ब करने का जो पावर है वो 100% है। तो वो बॉडी कौन सी होती है, ब्लैक बॉडी। ठीक है, और जिसके लिए ये वैल्यू 100% नहीं है वो एक ऑर्डिनरी बॉडी है। ठीक है, वो एक ऑर्डिनरी बॉडी है। जिसके लिए वैल्यू 100% नहीं है वो बॉडी कैसी है, ऑर्डिनरी बॉडी है। और ऑर्डिनरी बॉडी के लिए एमिसिविटी की वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 1। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर। तो पहला वर्ड हमने क्या सीख लिया, एमिसिविटी। एमिसिविटी इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट हमें क्या बताता है, हाउ एफिशिएंट द बॉडी इज इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। यानी यहां पे क्या स्पेशल पॉइंट लिख दूं, हाउ एफिशिएंट द बॉडी इज in case of absorption and emission power absorption and emission power। तो अगर मैं सोचूं E की वैल्यू अगर 1 दे दी जाए तो आपके दिमाग में तुरंत क्या चलना चाहिए, 100% एफिशिएंट बॉडी, 100% एब्जॉर्प्शन एंड 100% एमिशन। ठीक है, एंड ऑर्डिनरी बॉडी ई शुड बी लेस देन ऑफ 1। क्लियर। तो बॉडी के बारे में हमें उसकी एमिसिविटी का पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि एक बॉडी का एमिसिविटी 0.1 है और एक बॉडी का एमिसिविटी 0.2 है, तो कौन ज्यादा एफिशिएंट है, जिसकी वैल्यू 0.2 है। ये तो खैर 100% एफिशिएंट है ब्लैक बॉडी। क्लियर है ना। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फेरी। क्या नाम था, फेरी। उन्होंने एक लगभग परफेक्ट ब्लैक बॉडी का निर्माण किया, नेचुरली, नॉट नेचुरली, आर्टिफिशियली, है ना। जिनका नाम था फेरी। क्या नाम था बेटा, फेरी, जिसका नाम रखा गया फेरीज ब्लैक बॉडी, फेरीज ब्लैक बॉडी। ठीक है, जैसे बहुत छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूं लेकिन आपको याद रख जाएंगी तो इन्हीं से क्वेश्चन आपका हिट कर जाएगा। कोई बहुत मुश्किल बातें मैं यहां पे बताने वाला आपको हूं नहीं। ठीक है, तो पहला वर्ड हमने क्या सीख लिया, एमिसिविटी। ठीक है, क्लियर है ना, डन। इसके अलावा इस बॉडी में मुझे एक तो उसके एमिसिविटी का पता चल गया, बॉडी को कभी कभी ऑर्डिनरी और कभी कभी ब्लैक बॉडी, 100% परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहा जाएगा। ये इसको लेके एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था स्टीफन। क्या नाम था बेटा, स्टीफन स्टीफन्स लॉ। एक साइंटिस्ट हुए और इस बॉडी के बारे में उन्होंने कुछ शब्द कहे। उन शब्दों को थोड़ा ध्यान देना, इन बॉडी के लिए शब्द कहे, बड़े इंपॉर्टेंट से शब्द कहे कि किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी का रेडिएटेड पावर, यानी रेडिएटेड पावर it depends on temperature and surface area। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि रेडिएटेड पावर ऑफ अ बॉडी इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। इसके बिहाफ पे उन्होंने रेडिएटेड पावर को कैसे लिखा, P is directly proportional to temperature raised to power 4 and P is directly proportional to area, surface area। ठीक है, so by the equation first and second से क्या निकल के आया, पावर रेडिएटेड is directly proportional to AT raised to power 4, AT raised to power 4। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो कांस्टेंट आया सिग्मा AT raised to power 4। इस सिग्मा का नाम रखा गया सिग्मा फॉर स्टीफन कांस्टेंट।
स्टीफन कांस्टेंट। क्लियर? इस सिग्मा का नाम रखा गया। और ये सब कुछ उन्होंने किसके लिए लिखा? फॉर द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। किसके लिए लिखा सब कुछ उन्होंने? फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये सब कुछ उन्होंने किसके लिए लिखा? तो आपका मन कह रहा होगा सर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए फिर क्या होगा? तो ऑर्डिनरी बॉडी, यहां पे इसका मतलब एक पॉइंट मैं यहां पे लिखता हूं, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या लिखूंगा मैं? ऑर्डिनरी बॉडी के लिए मैं क्या लिखूंगा? यही फॉर्मूला P इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4 हो जाएगा, जहां पे E की वैल्यू कितनी है? लेस देन 1। लेस देन 1। और यहां पे E की वैल्यू कितनी है? तो E लिखने की जरूरत है क्या? यहां पे E लिखने की जरूरत है क्या? तो इसका मतलब फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी द रिजल्ट इज रिटन एज P इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4। ये किसने कहा? स्टीफन ने। क्लियर है? ये स्टीफन ने कहा। डन। अब मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, एक चीज बताता हूं। यहां पे इसे स्टीफन लॉ कहा। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर मैं पोलर बियर का एग्जांपल दूं आपको, आपने देखा होगा कि अगर कॉफी की बात करें और टी की बात करें, मैं कॉफी की बात करूं टी, अच्छा मैं कॉफी की बात करूं और मैं टी की बात करूं, आपने कभी फील किया कि कॉफी और टी जब आप इनटेक करते हैं तो कॉफी से आपका टंग जलने के चांसेस ज्यादा होता है? किसने फील किया इस बात को? कॉफी आपको ज्यादा गर्म लगेगी, जबकि वो एक ही टेंपरेचर पे प्रिपेयर होके आई है। जैसे सिंपल प्रिपरेशन उसका किसके साथ था? टी का था, वही सेम प्रिपरेशन किसका था? कॉफी का सेम प्रिपरेशन था। हमारे लिए तो नॉर्मल ही है ना, सीसीडी थोड़े ना बैठे हुए है ना, कि वहां पे बड़े तरीके से कॉफी डिश बनाई जा रही है, उसका बीन्स भी वो सामने लेके आ रहे हैं, फिर उसे पाउडर बना रहे हैं, उसे पेस्ट बना रहे हैं, पेस्ट बनाने के बाद फिर वो उसको कप में रख रहे हैं, फिर एक पर्टिकुलर हाइट से ऐसा लिक्विड डाल रहे हैं, दूध है ना, फिर वो एक झाग जैसा बन रहा है ना, फिर उसको मैं ऐसा दिल बना दे रहे हैं। ये सब कुछ अपने घर में तो होता नहीं है। मेरे घर में मैंने बोला कॉफी बनाओ, दूध गर्म किया, कॉफी डाल दी, बन गई कॉफी। फिर मैंने एक दिन उसको बताया, मेरा एक्चुअली एक दोस्त ना सीसीडी में काम किया उसने कॉलेज के टाइम पे, होता कि चलो एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। उसने मुझे बताया था कि कॉफी अच्छी कैसे बनाए घर पे भी बिना मशीन के, तो मुझे बताया। फिर मैंने बताया मुझे तो 18 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, अरे मैंने 18 साल में सीख ली थी ना, 18 ईयर का जब मैं था, ठीक है, तो 18 साल का जब मैं था तब मैंने सीख लिया था। तो आपने कभी फील किया, अगर आप इसको मैं साइंटिफिकली आपको बताने की कोशिश करूं, देखो कैसा है। जो कॉफी है, कॉफी और टी में फर्क कितना है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉफी इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ टी। हीट को एक्वायर करने की क्षमता, मतलब ज्यादा हीट होती है बट दिखाई कम देती है, दिखाई कम देती है, उसी को तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई कहते हैं। भाई ज्यादा हीट देने पे कम टेंपरेचर में चेंजेस आए। जैसे मैं आपसे बोलूं 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत है? 1 कैलोरी की। लेकिन बर्फ का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी जरूरत है? 0.5 कैलोरी की। याद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? ये तो ना। तो मुझे तो कम हीट देने पे चेंजेस ज्यादा किसमें? आइस में। आइस में ना, आइस में केवल 0.5 कैलोरी में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है, तो कम हीट देने में चेंजेस किसमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? आइस में। और अगर मैं बात कर रहा हूं टी की, तो टी में हम बात करें अगर वाटर की, तो वाटर में 1 कैलोरी देना पड़ रहा है फॉर द 1 डिग्री सेल्सियस रेज इन टेम्परेचर। अब मैं बात करूं किसकी? कॉफी की और टी की। तो कॉफी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, मतलब टेंपरेचर कम दिखाई दे रहा है फॉर ज्यादा हीट सप्लाई। इसका मतलब हीट किसके अंदर ज्यादा भरी हुई है? कॉफी के अंदर हीट ज्यादा भरी हुई है। टेंपरेचर चेंजेस बराबर दिख रहे हैं बट हीट किसमें ज्यादा डालनी पड़ी? कॉफी में ज्यादा हीट है। किसने हीट को ज्यादा एक्वायर कर रखा है? कम डालनी पड़ी ना उसमें, कॉफी कम में ही उसका बढ़ गया। नहीं, कम में नहीं, ज्यादा में बढ़ा, तभी तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है।
ज्यादा डालोगे तब भी चेंजेस आपको कम दिख लेंगे। जैसे मैंने बोला वाटर आइस की बात करते हैं, उससे कंपैरिजन कर लिया करो। वाटर में अब मुझे बताओ, वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना कितनी कैलोरी जरूरत? 1 कैलोरी। आइस का 0.5 किसमें हीट देने पे जल्दी से चेंजेस दिख रहे हैं? आइस में दिख रहे हैं ना, कम हीट डालनी पड़ी और चेंजेस बहुत जल्दी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो, जल्दी दिख जाता ना यार, जल्दी से चेंजेस दिखता है। इसका मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता, कंट्रोल होता है वाला कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं है ना, ठीक है। वो मैनेज नहीं कर पाता, हीट को तुरंत दिखा देता है, टेम्परेचर के फॉर्म में दिखा देता है कि नहीं। लेकिन पानी डालो हीट, मैं धीरे धीरे करके चेंज करूंगा, तो मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, हाँ या ना। वैसे अगर मैं बात करूं किसकी, कॉफी की और टी की, तो कॉफी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, तो ज्यादा हीट डालने पे कम चेंजेस दिखते हैं टेम्परेचर के। इसका मतलब उसका हीट को एक्वायर करने का क्षमता जल्दी से वो शो ऑफ नहीं करने लग जाती, हाँ है ना। समझने की कोशिश करो ना यार, दैट्स व्हाई स्पेसिफिक। इसका मतलब हीट किसके अंदर ज्यादा भरी हुई है, तो कौन ज्यादा जला सकता है आपको? कॉफी ज्यादा जला सकता है। ऐसे ही एग्जांपल देता हूं मैं आपको, गर्म पानी और वेपर का। 100 डिग्री सेल्सियस पानी और 100 डिग्री सेल्सियस वेपर, आपको पता है कौन ज्यादा हार्म करती है? वेपर, बिकॉज ऑफ उसके अंदर हीट ज्यादा है, उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है, उसने हीट को ज्यादा एक्वायर कर रखा है। तो इसका बर्निंग, आप सीवर बर्निंग कहां से मिलेगी आपको? वेपर से मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर हीट अंदर भरी हुई है, भले ही टेम्परेचर दोनों का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे ही और एग्जांपल आपको देता हूं। आपको पता है जिनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जैसे अगर मैं कॉफी या टी को प्लेट में डाल के दे दूं, है ना, प्लेट में डाल के दे दूं, लो पियो, ठंडी हो जाती है ना जल्दी। क्यों? क्योंकि आपने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। पहले वो कप में रखा था, सरफेस एरिया कम था, आपने अपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो आपको पता है वो रेडिएट ज्यादा करेगी ना। देखो ना ध्यान से, क्या लिखा है? रेडिएटेड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज्ड पावर 4, है ना, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आल्सो, है ना। तो आपको पता है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो जल्दी से हीट को क्या करेगा? रेडिएट करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा और रेडिएट भी करेगा। ये मैं ऑब्जॉर्प्शन और रेडिएशन दोनों के लिए कॉमन वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान रखना। यानी ये रेडिएटेड पावर का फॉर्मूला भी है, कहां गया? ये रेडिएटेड पावर का भी फॉर्मूला है और एब्जॉर्प्शन पावर का भी फॉर्मूला यही है। ओके, क्लियर है ना। वो डिपेंड करता है कि हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं फिर रेडिएशन की बात कर रहे हैं। इज दिस ओके और नॉट, है ना, क्लियर। पोलर बियर का एग्जांपल मैंने शायद कभी दिया हो, आपको पता है। अगर मैं पोलर बियर की बात करूं तो पोलर बियर कहां पे रहते हैं? पोल्स में रहते हैं, वहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। अब टेम्परेचर बहुत कम है, इसका मतलब हीट को लूज करने के चांसेस ज्यादा है, और आपको पता है फूड की कमी है, तो इसका मतलब उनको हीट को बचा के रखना है अपना, है ना। तो इसका मतलब भगवान जी ने क्या किया? भगवान जी ने उनका जो शेप है वो तरह गोल जैसा, लड्डू जैसा बना दिया, गोलाकार। क्योंकि आपको पता है जो बॉडीज स्फेरिकल होती हैं, शेप में ऐसे कर्व्ड होती हैं, उनका सरफेस एरिया कम होता है। जो कर्व्ड सरफेस होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है, इसका मतलब उनका रेडिएशन कम होगा कि नहीं? उनका रेडिएशन कम होगा। इसके अलावा आपको पता है उस पर फर भी लगा दिया, और रेडिएशन सबसे ज्यादा फेस से होता है, क्योंकि हाईली एक्सप्रेसिव पार्ट यही है आपकी बॉडी में। सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन कहां पे है? यहां पे एक्सप्रेशन है, यहां पे नहीं है ना। देखो डांस करता है अपने आप क्या, लेकिन अपनी आप आंखों को ऐसा ये ऐसे कर सकते हो आप, तो है ना, कर सकते हो ना, एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आपको पता है रेडिएशन, रेडिएट कहां से आप ज्यादा कर सकते हो? यहां से, क्योंकि एक्सप्रेस ज्यादा करता है। तो इस वजह से जो पोलर बियर का फेस है वो छोटा हो गया। किसने बनाया ये? नेचर ने। नेचर एडजस्ट एवरीथिंग, नेचर ऑटोमेटिकली आपके शेप को वैसा ही कर देती है जो वहां की एडेप्टेबिलिटी है। क्लियर है ना, ठीक है। तो पोलर बियर का फेस छोटा क्यों है? क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि वो भगवान जी ने क्या किया, चलो फर इसके मुंह पे भी लगाओ, दिखना नहीं चाहिए। तो गॉड ने ये भी ध्यान रखना है कि भैया इसका फेस खुला रहे, दिखता भी तो रहे, पता चले आंखों में फर लगा है, दिखाई नहीं दे रहा कुछ, मर गए, पैदा होते ही मर गए, खाने ही नहीं मिला, देख ही नहीं पा रहे। तो इसलिए सारी चीजें मैनेज्ड होती हैं, तो फेस पे तो फर हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से सरफेस एरिया कम कर दिया। बॉडी में फर हो सकता है और सरफेस एरिया भी कम कर दिया। सारी चीजें मैनेज करके एक रिजल्ट, एक डिजाइन करके दे दिया। जो भी ऐसी जगहों के लोग होते हैं या फिर ऐसी जगहों पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उनका आपको पता है शेप कुछ थोड़ा ऐसा गोल जैसा ही होता है, जैसे हाँ इग्लू का भी हो। इग्लू तो शायद कुछ और अलग चीज है, इग्लू तो घर है ना बेटा।
हाँ ये भी आप बोल सकते हो, इग्लू ऐसा शेप दिया जाता है। वैसे खैर वो एक अलग चीज है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वहां पे हम इस चीज का नहीं सोचेंगे इस टाइप का, है ना। लेकिन हाँ रीजन हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है। इसके अलावा जैसे वहां पे पेंगुइन्स हैं, वो भी ऐसे गोल गोल सी होती है, कम जगह में होती है, ऐसी होती है ना, कम जगह में। कम जगह का मतलब ऐसा कम जगह, ऐसा स्फेयर जैसा डिजाइन हो जाए, ठीक है। अब ऐसा गोल गोल नहीं बना सकते ना भाई, चलेंगे कैसे, ठीक है। तो डिजाइन को सारा ध्यान रखना चाहता हूं, नेचर एडजस्ट एवरीथिंग, क्लियर ना। तो ये चीजें काफी इससे रिलेट करती हुई नजर आ रही होंगी ना। टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4, टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे मैंने बोला कि एक बॉडी 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे और एक बॉडी 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, तो ज्यादा हीट रेडिएट कौन जा करेगा, रेडिएशन पावर जो है। रेडिएशन पावर का मतलब हीट एमिटेड पर सेकेंड, है ना। पी को कैसे लिखेंगे, एनर्जी एमिटेड, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। इससे आप रेडिएटिंग पावर कहते हैं, क्लियर है ना, ठीक है। इसके अलावा एक बात और, ये तो बात होगी रेडिएशन की। नेक्स्ट हम जो लॉ सीखने वाले हैं दैट इज कूलिंग। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं बेटा कूलिंग। आपको सर कूलिंग क्यों सीख रहे हो आप, क्योंकि आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूं कि अपने आप को कूल कैसे रखें, ठीक है। एक तो बाय लुक आप कूल अपने आप को रख सकते हो, रखते हो ना कि कूल, है ना, कूल। और एक बाय थॉट, विचारों से कूल होना और कपड़ों से कूल होना दो अलग अलग चीजें, ठीक है। जैसे अपना भाई देखो कूल इतना सारा अपने जैकेट पे पता नहीं क्या लिखवा रखा है ना, ठीक है। तो कूल बाय लुक एंड बाय थॉट अलग अलग चीज है। तो कूलिंग जो है ना दो तरीके से करता है, दो तरीके से देखने को मिली। एक तो कूलिंग बाय रेडिएशन। मुझे बताओ क्या रेडिएशन से बॉडी कूल हो सकती कि नहीं, हाँ? अरे सिंपल सी बात है यार, वो एनर्जी एमिट करेगी तो क्या होगा, कूल तो होगी ना, हाँ या ना। कूलिंग बाय रेडिएशन। मुझे बताओ ये सबको रेडिएशन था कि नहीं। और नेक्स्ट आपके पास है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ये दोनों अलग चीजें थी, लेकिन बस कंडीशन एक है, कुछ अलग नहीं है। बाय रेडिएशन कूलिंग एंड न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में दो एक चीज का फर्क है, जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो तो हम कौन सा लॉ लगाएंगे, बाय रेडिएशन। और टेम्परेचर डिफरेंस कम हो, टेम्परेचर डिफरेंस कम हो तो कौन सा लॉ लगाएंगे। अब आप कहोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा टेम्परेचर डिफरेंस कम ज्यादा, हाँ ठीक है। अब एक बात बताता हूं, कोई चीज ठंडी क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है वो हीट को रेडिएट करती है। जैसे अगर चाय ठंडी हो रही है, चाय ठंडी क्यों हो रही है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, दैट्स व्हाई ठंडी हो रही है कि नहीं। इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो टी ऑफ द बॉडी एंड माइनस टी ऑफ द सराउंडिंग, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ज्यादा होगा तो कौन सा लगाएंगे, रेडिएशन। और टी ऑफ द बॉडी माइनस टी ऑफ द सराउंडिंग अगर कम होगा तो क्या लगाएंगे। अब ये कम और ज्यादा कैसे डिक्लेयर करोगे, सर कम कितना होता है, कम या ज्यादा कितना होता है। तो अगर डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक का है, तब तक आप क्या लगाओगे। और 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का डिफरेंस है तो कौन सा लॉ लगाओगे आप, कूलिंग बाय रेडिएशन। हाँ तब ये कम, ये रेंज वही। दोबारा बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं, है ना। बाहर मारना मत बस, क्योंकि जो आपकी पर्सनैलिटी है ना वो ऐसी लगती है। बस आपने एक चीज की कमी लग रही है बस मुझे, कि आपने ऐसा हाथ में पट्टा नहीं बांध रखा, यहाँ पे वो ऐसा पंच और टैटू नहीं बना रखे हैं, और इतना पोर्शन आपका खुला नहीं हाथ यूं, है ना, और चेन नहीं डाल रखी गले में, ये सब कुछ, ठीक है। तो आपको पता है मैंने ये देखो डिफरेंस, आपको 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, तो आप कौन सा लॉ लगाओगे, यही लगाओगे। लेकिन डिफरेंस ज्यादा है, 15 डिग्री सेल्सियस ज्यादा का डिफरेंस, तो आप ये लॉ लगाओगे। फर्क बहुत ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलेंगे। अगर रेडिएशन लॉ लगाओगे, अब सिंपल सी बात है, कोई बॉडी रेडिएट कर रही है और कोई एब्जॉर्व कर रही है, दो चीजें ना, सराउंडिंग एब्जॉर्व कर रहे हैं कि नहीं, है ना।
तो सिंपल सी बात है, एमिट कौन कर रहा है? बॉडी। और एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? तो इसका मतलब क्या सराउंडिंग के पास भी पावर होनी चाहिए? हाँ, सराउंडिंग के पास भी पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं अभी रेडिएशन की बात करूं, ध्यान से देखना, मैंने बोला कि पावर वो भी एमिशन, क्या बेटा? एमिशन, दैट इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी रेस्ट पावर 4, हाँ या ना? दिस इज द टेम्परेचर फॉर द बॉडी, ओके, है ना? और अगर मैं बोलूं पी एब्जॉर्प्शन, मुझे बताओ क्या ये रिजल्ट लिखा जाएगा? ई ए सिग्मा टी नॉट रेस्ट पावर 4। टी नॉट क्या है बेटा? सराउंडिंग का टेम्परेचर। टी नॉट जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, और टी क्या है? बॉडी का टेम्परेचर। क्लियर ना? ठीक है, क्लियर। तो रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर डिफरेंस। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो यानी dq अपॉन dt। रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। माइनस साइन में क्यों लगाया? क्योंकि लगातार बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा कि नहीं? ठीक है, इज इक्वल टू पावर डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू ए सिग्मा टी रेस्ट पावर 4 माइनस ई ए सिग्मा टी नॉट रेस्ट पावर 4। ठीक है, क्लियर, डन। तो दिस इज द रेट ऑफ हीट फ्लो बाय द बॉडी। ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें सब कुछ एक जैसा है, बस फर्क किसका है? माइनस ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस्ट पावर 4 माइनस टी नॉट रेस्ट पावर 4। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगा दूं कि नहीं? हाँ या ना? डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, लाइक दिस, हाँ या ना? दिस इज कॉल्ड कूलिंग बाय रेडिएशन। दोबारा बताओ, कहां पे? टेम्परेचर डिफरेंस ना तो ये तो P का फॉर्मूला है बेटा, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया ना, कांस्टेंट लिख दिया डायरेक्ट। इसको इन दोनों ई सिग्मा ई ए सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, तो यहां पे बेसिकली क्या लिखा जाएगा? ई ए सिग्मा लिखा जाएगा ना, उसको हमने कांस्टेंट लिख दिया। वो तो किसी वैल्यू के लिए कांस्टेंट है ना, ठीक है, ऐसा। क्लियर है? ठीक है, दिस इज द कूलिंग बाय रेडिएशन। कूलिंग बाय रेडिएशन, क्लियर है ना? दोबारा देख लो अभी एक बार, मैं दोबारा बता देता हूं। मैंने बोला सबसे पहले क्या बॉडी का रेडिएटिंग पावर है? बॉडी एनर्जी फ्लो कर रही पर यूनिट टाइम, हाँ या ना? और ये एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? यानी एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम किसका है? सराउंडिंग का। तो रेट ऑफ हीट फ्लो किससे डिफाइन करेगा? कि कितना हीट दोनों में डिफरेंस कितना है, दैट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो। तो रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर डिफरेंस। और आपको पता है उसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, है ना? क्लियर? पावर फॉर द एमिसिव पावर माइनस एब्जॉर्प्शन पावर। इज दिस ओके और नॉट? डन। ठीक है, और माइनस साइन क्या डिफाइन कर रहा है? लगातार टेम्परेचर में जो डिक्रीज हो रहा होगा, यानी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर रहा होगा? लगातार कम हो रहा होगा। समझ लो आप इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आपके पास है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। क्या बेटा? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। इस लॉ को थोड़ा सा देखो ध्यान से। इन्होंने क्या कहा कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। वहां पे टी रेस्ट पावर 4 आ रहा था ना, यहां पे क्या लिख रहे हैं?
डायरेक्ट टेम्परेचर डिफरेंस। इन्होंने पावर 4 और हटा दिया सब कुछ, क्योंकि यहां पे डिफरेंसेस थे जो वो बहुत कम के लिए स्टेटमेंट लिखा गया, कम डिफरेंस के लिए 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, ये डिफरेंसेस कम लिखे गए, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क उससे पड़ता नहीं है। ठीक है, तो रेट ऑफ दैट इज माइनस ऑफ dq अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्या बेटा? टेम्परेचर डिफरेंस। इज दिस ओके और नॉट? ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, एक कांस्टेंट आया, dq अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। आपको पता है किसी बॉडी की हीट लगातार कम हो रही होगी कि नहीं, तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? लगातार कम हो रहा होगा। मुझे बताओ Q का वैल्यू कितना होता है? क्या वो mc T होता है? mc T होता है कि नहीं? किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना था? mc T था ना? m फॉर द मास ऑफ द बॉडी, c फॉर द स्पेसिफिक कैपेसिटी एंड t फॉर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो मुझे बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं d बाई dt ऑफ mc T, हाँ या ना, इज इक्वल टू k इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। मैं भी टेम्परेचर डिफरेंस को भी एग्जैक्टली डिफाइन करूंगा यहां पे। ठीक है, mc कांस्टेंट है कि नहीं? m में तो कोई चीज, बॉडी का मास कम हो रहा होगा क्या? c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बॉडी चेंज हो रही होगी क्या? नहीं। क्या चेंज हो रहा होगा? केवल टेम्परेचर। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं mc कांस्टेंट है, बाहर निकालो, तो माइनस ऑफ mc बाहर आ गया, dt बाई dt, है ना, dt बाई dt इज इक्वल टू k इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस क्लियर? डन। अगर मैं ऐसे ध्यान से देखो, यहां पे ये dt है, तो आपको पता है ये जो t है ना, ये कौन सा टेम्परेचर था? किसी पर्टिकुलर टाइम का टेम्परेचर है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए टेम्परेचर डिफाइन किया गया ना। दोबारा सुनना, ध्यान से सुनना, मुझे बताओ क्या ये t लगातार वेरी कर रहा होगा, हाँ या ना? ये कांस्टेंट है फिर वेरिएबल, mc कभी चेंज हो रहा होगा क्या? तो इसका मतलब यहां पे t वेरिएबल है, t लगातार चेंज हो रहा होगा, है ना? सराउंडिंग का टेम्परेचर कभी चेंज हो रहा होगा क्या? ना, टेम्परेचर t नॉट था, क्योंकि टेम्परेचर, सराउंडिंग के टेम्परेचर में बहुत माइन्यूट चेंजेस आते हैं, उनको आप कंसीडर नहीं करते हो, तो उसको t नॉट ही लिख देंगे, है ना? क्लियर? बहुत कम है। क्लियर? ठीक है, अब देखो, काश मेरी सिम ऑन हो जाए, अभी तक भी नहीं हुई है। माय गॉड, ऊपर से लिख देते हैं नो सर्विस। पता 3 दिन कोई बिना सिम के रह सकता है? मैं पिछले 3 दिन से मैंने कोई सिम कार्ड अपना यूज नहीं किया, ना कोई कॉल, कुछ नहीं, किसी को भी नहीं। एक्चुअली वो बंद हो गया ना, इस वजह से मजबूरी है, लेकिन नहीं, मुझे इतना ज़्यादा ऐसा पड़ता नहीं है ना। बस एक चीज, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो ये आपके पास है ना? क्लियर? अब ध्यान से देखना, एक बात बताओ, लगातार बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर कुछ भी था, Ti था, और बाद में कितना होगा? TF। तो अब मुझे बताओ, Ti जो था वो कांस्टेंट वैल्यू थी कि नहीं? और TF लगातार क्या कर रहा है? चेंज, बदल रहा है ना, बदल रहा है ना। तो मुझे बताओ, क्या मैं TF को टेम्परेचर, सॉरी, टाइम का फंक्शन बना सकता हूं? यहां पे लगातार टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो बनाते हैं भाई। ठीक है, तो मैं इसे फर्दर लिखूंगा dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस k अपॉन, माइनस को मैं इधर लेके आया, k अपॉन mc और t। टेम्परेचर डिफरेंस को t से डिनोट कर लेते हैं। मैं एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूं, दैट इज t। मुझे बताओ, क्या मैं इसे लिख सकता हूं dt अपॉन dt अपॉन t को इधर लेके आएंगे, इज इक्वल टू माइनस ऑफ k अपॉन mc dt लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, मुझे बताओ, टेम्परेचर पहले बॉडी का कितना था? T नॉट, मान लेते कितना था? T नॉट। अब कितना हो गया? T। कितना हो गया बेटा? T। चेंज हो रहा होगा ना, तो इसमें कौन? T नॉट कांस्टेंट फिर वेरिएबल? T नॉट जो था वो तो था ना, कौन बदल रहा है? T। ठीक है, और अब मुझे बताओ, उस टाइम, कितने टाइम के लिए बात कर रहा हूं? 0 से लेके t। मुझे बताओ dt अपॉन dt, ये इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। क्या होता है बेटा? याद है ना, 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है कि नहीं? तो मुझे बताओ, क्या मैं इसे लिख सकता हूं log t, लिमिट
टी नॉट से टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम सी कॉन्स्टेंट है और डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट कहां से कहां, 0 से लेके टी। मुझे बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉग टी माइनस लॉग टी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के अपॉन एम सी टी, हाँ या ना। मैं इसे फर्दर क्या लिख सकता हूं, लॉग टी अपॉन लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के अपॉन एम सी टी, हाँ या ना। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, टी अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ के अपॉन एम सी टी। ये बात समझ नहीं आई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, हाँ या ना। क्या लॉगरिथम फंक्शन को आपको पता है कभी भी ऐसा लिखा मिल जाए, ध्यान से देखना, लॉग x इज इक्वल टू वाई, क्या लिखा मिल जाए बेटा, तो आप इसको x इज इक्वल टू ई टू द पावर y लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, e की पावर y लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। तो वही तो किया मैंने, है ना, लिख दिया। तो मुझे बताओ मैंने लॉगरिथम फंक्शन को कौन सा फंक्शन बना दिया, एक्सपोनेंशियल, कौन सा फंक्शन बना दिया। तो मुझे बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू टी नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ k अपॉन एम सी टी, हाँ या ना। तो मुझे बताओ क्या टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। तो अगर मैं टाइम और टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, किसके बीच में, टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो क्या मुझे ऐसा मिलेगा, वो भी कहां से स्टार्ट हो गए, टी नॉट से लगातार टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली डिक्री हो रहा होगा कि नहीं, हाँ या ना। तो t इज इक्वल टू टी नॉट ई टू द पावर माइनस के अपॉन एम सी टी, क्या ये ग्राफ इसके लिए है, हाँ या ना। दिस इज कॉल्ड न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। इसे क्या कहते हैं बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। दोबारा से देखते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी। मैंने क्या बोला, न्यूटन ने ये लॉ किसको ध्यान में रखते हुए लिखा, बाय रेडिएशन को ध्यान में रखते हुए लिखा कि क्या बॉडी ठंडी हो सकती है बाय रेडिएशन, हो सकती है। और रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट ये है, बट ये लॉ ये कब तक एप्लीकेबल है, जब टेम्परेचर डिफरेंसेस ज्यादा है, यानी जब टेम्परेचर 50 डिग्री का डिफरेंस है, 100 डिग्री का डिफरेंस है, 20 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है, तब ये लॉ एप्लीकेबल है। लेकिन अगर डिफरेंसेस कम है तो न्यूटन ने क्या कहा कि अब मैं पावर हटाता हूं, मैं क्या कहता हूं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। सो टेम्परेचर डिफरेंस एक पर्टिकुलर टाइम पे माने तो टी है, मैंने टी लिखा है। आपको पता है क्यू को मैं किसी बॉडी में हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एमसीटी लिख सकता हूं कि नहीं, एमसी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो क्या मैं dt अपॉन dt लिख सकता हूं। यहां पे कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर है, फिर टाइम, और स्मॉल टी क्या है, टाइम इज इक्वल टू के इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस को मैंने किससे लिख लिया, टी से, हाँ या ना। तो dt आपको पता है एक टाइप के वेरिएबल एक साइड लेके जाते हो, यहां पे dt अपॉन टी लेके जा सकते हो कि नहीं, और टाइम को किधर लेके गया, इंटीग्रेट बाय साइड, बोथ साइड। बॉडी का पहले टेम्परेचर कितना था, टी नॉट, अब कितना हो गया, टी, लगातार रिड्यूस हो रहा होगा कि नहीं, है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ के अपॉन एम सी डी टी। कितने टाइम में ऐसा हुआ, 0 से t टाइम में ऐसा हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। t टाइम में बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, t हो गया ना। तो जब इसे फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, ये मुझे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिला। और आपको पता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर एक्सपोनेंशियल गिरता है, एक्सपोनेंशियल गिरता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब शुरुआत में बहुत तेजी से गिरता है, फिर धीरे धीरे करके धीरे धीरे गिरता है, ठीक है, क्लियर। एक चीज और, इस बात को कभी कभी क्वेश्चंस में आपको लगाना पड़े ना, तो एक स्पेशल पॉइंट लिख देता हूं, क्या बेटा, स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट, वो स्पेशल पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंसेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए तभी एप्लीकेबल है, और टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, टाइम और टेम्परेचर डिफरेंस पर रिलेशन होता है T1 प्लस ऑफ T2 अपॉन 2 माइनस ऑफ T0। ये स्पेशल पॉइंट है। कौन सा स्पेशल पॉइंट है, कभी भी क्वेश्चन आ गया, मान लेते क्वेश्चन ये आया कि एक बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, सॉरी, एक बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है इन 5 मिनट। क्या बेटा, इन 5 मिनट। तो अगला 30 से 20 होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है। तब इसे कैसे सॉल्व करोगे,
कि 40 माइनस 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ टी नॉट। मुझे सराउंडिंग का टेम्परेचर तो नहीं पता था, इससे मैं क्या निकाल लूंगा, कितना आ जाएगा 10 अपॉन 5 यानी 2 इज इक्वल टू ये 35 माइनस ऑफ टी नॉट, सो टी नॉट इज इक्वल टू 33 ना, 33 यस और नो, टी नॉट 33 है। और आपको पता है दूसरे वाले में ये वैल्यू हम प्लेस कर सकते हैं कि नहीं, मुझे बताओ इसके लिए लगाओ 30 माइनस 20 अपॉन टी, मुझे नहीं पता ना, इज इक्वल टू 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ टी नॉट दैट इज 33। तो मुझे बताओ यहां से मैं टाइम कैलकुलेट कर लूंगा कि नहीं, कितना आ जाएगा 10 अपॉन टी, 10 अपॉन टी इज इक्वल टू 25 माइनस 33। वैसे ये थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत, मतलब कोई गलत वैल्यूज ले ली है तो उससे प्रॉब्लम में मत आओ, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 10, ये आपके पास माइनस 10 बाय टी आ जाएगा ना। आप इसको माइनस मत लो, कन्फ्यूगर्ड वैल्यू लो इसकी, ठीक है। तो इसे आप मॉड में लो, क्योंकि टेम्परेचर मॉड में आप लेते हो, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 बाई माइनस 8 ना, 10 बाई माइनस 8 है ना, तो कितना आ जाएगा 1.25 मिनट, हाँ या ना। तो अगला टेम्परेचर गिरने में उसे कितना टाइम लगेगा 1.25 मिनट उसे लगेंगे ऐसा होने में, क्लियर है, डन, ठीक है। तो आप कभी कभी इस स्पेशल पॉइंट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, इससे नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मुश्किल है, तो ये भी एक तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो ये स्पेशली कहां से निकाल के लेके आया मैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट हमें ध्यान में रखना है फॉर द कूलिंग, कि इससे ये हो रहा है तो इतने ये होने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर, डन। चलो ये तो होगी बात कूलिंग की। तो क्या आपको ये चीजें समझ आई आज की? उसके बाद अब मैं रेडिएशन का लास्ट पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। कोई बड़ी बात यहां पे है नहीं। इन्होंने क्या कहा कि रेडिएटिंग वेवलेंथ, इन्होंने टेम्परेचर और वेवलेंथ का भी रिलेशन बता दिया। रेडिएटिंग wavelength is inversely proportional to inversely proportional to temperature। ये स्टेटमेंट था इनका। मतलब जितना ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर होगा ना, उसकी वेवलेंथ, यानी वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। जैसे आपको पता है जब सन से लाइट चलती है, जब सन से लाइट ट्रेवल करती है, तो वो रेंज एक्सरे भी होती है, अल्ट्रावायलेट भी होती है, विजुअल लाइट भी होती है, इंफ्रारेड भी होती है। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जितनी ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा, हाँ या ना, ये तो पता है ना आपको। अभी स्टीफन लॉ क्या कहता है? स्टीफन लॉ में ध्यान से देखो जाके, स्टीफन लॉ ने क्या कहा कि रेडिएटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज्ड पावर 4, हाँ या ना। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा रेडिएशन, उतनी ज्यादा एनर्जी रेडिएशन। और जितनी एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था SC/λ होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा आपने। तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। तो ध्यान से देखा जाए तो क्या टेम्परेचर का इनवर्सली रिलेशन हो गया ना, इनवर्स रिलेशन हो गया ना, ठीक है। तो यहां पे सो रेडिएटिंग वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। वो भी ये लिखा गया है मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम रेडिएटिंग वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्या हुआ, क्या भाई? सर उसके बाल खींच रहे थे। क्यों खींच रहे? खींच रहे थे, हाथ रखा था। अच्छा, मैं सोचू तू खींचे दे रहा भाई। यहां पे बी है, दैट इज वेन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं आप इसे? वेन कांस्टेंट कहते हैं इसे।
दिस इज द वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। और मैं इसके एक ग्राफ बना देता हूं, आपको बता देता हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा मैक्स कम होगा, लैम्डा मैक्स कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यहां पे मैं टेम्परेचर को ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे मैं वेवलेंथ को ड्रॉ कर लेता हूं, और मैं वेवलेंथ मैक्सिमम के लिए रिजल्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। टेम्परेचर कम, वेवलेंथ मैक्स ज्यादा, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, है ना। तो ये लैम्डा मैक्स इस टेम्परेचर के लिए, ये लैम्डा मैक्स, ये लैम्डा मैक्स और ये लैम्डा मैक्स। आप देख पा रहे हो जैसे जैसे लैम्डा क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे लैम्डा मैक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दिस इज द लैम्डा मैक्स, दिस इज द लैम्डा मैक्स, दिस इज द लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का लेवल अलग अलग है, क्लियर है। ये है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, और ये आपका रेडिएशन खत्म, क्लियर, डन। देख लो आप इससे, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। रेडिएशन में हमने क्या सीखा? सबसे पहले रेडिएशन में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हीट ट्रांसफर थ्रू वैक्यूम। और ऐसा करता कौन है? एक बॉडी। वो बॉडी कितने प्रकार की हो सकती है? दो। कौन कौन सी? ऑर्डिनरी और इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? एमिसिविटी। एमिसिविटी कांस्टेंट डिक्लेयर्स दैट हाउ एफिशिएंट द बॉडी इज इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। इज दिस ओके नॉट? डन। फिर इसको लेके मैंने कहा था परफेक्टली ब्लॉक बॉडी का ई की वैल्यू जो होती है 1 होती है, लेकिन ऑर्डिनरी बॉडी की वैल्यू ई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। फिर मैंने बोला कि एक लॉ लिखते हैं, दैट इज स्टीफन लॉ। स्टीफन लॉ ने रेडिएशन को लेकर लॉ लिख दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर रेज्ड पावर 4 एंड एरिया ऑफ सरफेस। उसके बिहाफ पे एक मैथमेटिकल टर्म मुझे मिल गया, दैट इज इक्वल टू a sigma t raised power 4. This is for the perfectly black body and for the ordinary body बस यहाँ पे E अटैच हो जाएगा, यहाँ पे E की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी। उसके बाद कोई बॉडी कूल कैसे होती है, ठंडी कैसे होती है? तो ठंडी होने के दो तरीके, बाय रेडिएशन और बाय न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। वैसे लॉ दोनों एक ही है, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में ना पावर का थोड़ा बड़ा फर्क आ जाता है, ठीक है। जैसे t रेस्ट पावर 4 माइनस t नॉट रेस्ट पावर 4 लिखा है और t माइनस ऑफ t नॉट लिखा है, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो t माइनस ऑफ t नॉट कब लिख सकते हो? जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो। तो वो लॉ कौन सा है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में हमने स्पेशल क्या सीखा? मैंने कहा स्पेशल पॉइंट ये कि हम जो कूलिंग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम ये थॉट यूज किया करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट हमने सीखा दैट इज वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिन्होंने वेवलेंथ को लेकर रिजल्ट दिए। क्योंकि बेटा देखो, एनर्जी वेवलेंथ से रिलेट करती है कि नहीं? एनर्जी टेम्परेचर से रिलेट करती है कि नहीं? तो 100% टेम्परेचर वेवलेंथ से रिलेट करेगा कि नहीं? सिंपल है, क्लियर ना? डन। दिस इज वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड द नेक्स्ट इज KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स। KTG अलग नहीं है, और आपको देखना जल्दी जल्दी समझ आएगा, सब कुछ जल्दी जल्दी समझ आएगा क्योंकि ये सब कुछ पढ़ चुके हो आप, सब कुछ। सबसे पहले व्हाट इज गैस? व्हाट इज गैस? जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर, यानी देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो इंटर, ध्यान से बोलना हाँ या ना, मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यस और नो? यस। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, इसे गैस पॉस्टुलेट भी कह सकते हैं आप, गैसियस पॉस्टुलेट कह सकते हैं। गैसेस के विषय में क्या क्या बातें कहेंगे? पहली बात क्या कही? गैस जो है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई फोर्स नहीं लगता है। दूसरी बात क्या कही? जो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो। उन्हें क्या बोल सकते हो आप? सो देयर इज नो वॉल्यूम, है ना?
लेकिन कहीं कहीं पे इन्हें स्फीयर भी माना गया है। क्या माना गया बेटा? स्फीयर। इसका मतलब इनका वॉल्यूम है ना? ठीक है, यानी आपको पता है मॉलिक्यूल्स को हमेशा क्या माना जाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या माना जाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। और पॉइंट ऑब्जेक्ट का कोई वॉल्यूम नहीं होता, ऐसा मानते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, वो कोई जगह नहीं घेरता, ऐसा माना जाता है। जबकि जगह तो घेरते ही है, लेकिन वो आपको पता है निग्लिजिबल है, दैट्स व्हाई ये। तीसरा, जो कोलिजन है मॉलिक्यूल्स में, जो कोलिजन होता है ना, वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक है, यानी जो कोलिजन कैसा होता है बेटा इनके बीच में? यानी कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स is perfectly elastic, so the momentum and kinetic energy should be conserved। हाँ या ना? है ना, जिससे एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही रहेगी, नेट काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आते। जैसे एक बैलून की बात करें और बैलून के अंदर भर दें क्या? गैस। तो हम उस बैलून की बात कर रहे हैं, बैलून के अंदर गैस है, तो अगर बैलून के अंदर मॉलिक्यूल्स को ध्यान में देखा जाए तो मॉलिक्यूल्स भटक रहे होंगे इधर उधर कि नहीं? हर मॉलिक्यूल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं? तो पूरे सिस्टम की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं? वो कैसे निकाली जा सकती है? हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड करके। फिर कोलिजन हुआ, कोलिजन में किसी किसी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी चेंज हो जाती होगी, स्पीड, लेकिन वो किसी और को दे भी तो देता होगा, उतना ही। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है? जितनी पहले थी अभी भी उतनी रहती है। काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉसेस नहीं होते हैं, और मोमेंटम भी क्या होता है? कंजर्व होता है, क्योंकि कोलिजन कैसा है? इलास्टिक है। ठीक है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है ओबेज न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन अगर ऐसा है तो 100% न्यूटन लॉज को फॉलो करेंगे कि नहीं? कौन कौन से लॉज हैं? कौन कौन से न्यूटन के लॉ हैं भाई? कौन कौन से? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है इनर्शिया लॉ? उस पोजीशन में रहना चाहती, मतलब क्या है? अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक है। दूसरा लॉ क्या था? एंड थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारा कुछ ये बात मानेंगे, ठीक है, डन। आपको पता है कि अगर मैं बैलून, मेरे पास बैलून होना चाहिए था यहां पे यार, मजा आता। कोई बात नहीं। अब देखो, तो ये तो बात है गैसेस को लेके, थोड़ी बहुत छोटी छोटी बातें। उसके अलावा आपको पता है कुछ गैसियस लॉज हैं, है ना? गैसेस को लेके छोटी छोटी सी बातें। और नेक्स्ट क्या है? गैसियस लॉ। कौन कौन से लॉ है? चार्ल्स, देन नहीं, पहले बॉयल्स, चार्ल्स, और ये पढ़े नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ाए नहीं गए अभी? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई होगी सर ने, तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया नहीं गया क्या? तो बोल क्यों नहीं रहे फिर? अरे कहीं पे हो, पढ़ाया तो गया ना। आपको पता है नेक्स्ट है गैसियस लॉ, मतलब गैस के बारे में हमें क्या जानना है नेक्स्ट? उसके लॉज को लेके, क्या है ना? गैसियस लॉ कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, pressure is inversely proportional to
proportional to volume. ओके, दिस इज द लॉ जिसको हमने बॉयल्स लॉ नाम दिया. बॉयल्स लॉ क्या था? कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. इसे बोला गया बॉयल्स. नेक्स्ट था चार्ल्स लॉ. क्या था? बताओ जल्दी बोलो. एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. पक्का ना? सोच लो. प्रेशर कांस्टेंट था कि वॉल्यूम कांस्टेंट था? सर वॉल्यूम कांस्टेंट था. एक बार चेक करो. इंटरनेट जानते हो? देखो. Constant temperature, near constant pressure, volume is directly constant pressure. ठीक है. अब ये कभी नहीं भूलोगे आप. आपको पता है कि ये साइकोलॉजी है. साइकोलॉजी नहीं बोल सकते हैं, ये माइंड की स्टेजेस हैं. व्हेन यू प्रोसेस द थिंग ओन, आप बिलीव करो नहीं, आप कभी नहीं बोलते हो. अगर आपको कोई बताता है उसे आप भूल जाते हो. दैट्स वाई प्लीज आप प्रोसेस किया करो. आप किसी चीज के लिए अननोन हो तो प्लीज डिपेंड्स मत हो कि मुझे कोई और पढ़ बताएगा. कि टीचर्स भी नहीं, टीचर्स अगर आपको मान लेते मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया तो प्लीज कोशिश करो कि आप दोबारा मुझसे मत पढ़ो. नो डाउट आपके पास ऑप्शन है, आप पढ़ने के लिए मेरे पास आओगे तो मैं मना थोड़े ना करूंगा, बट कोशिश करो कि उसको खुद प्रोसेस करो, खुद दोबारा से सीखने की कोशिश करो. अगर ऐसा करोगे तो वो आप उसमें कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे. ये आपके दिमाग की स्टेज है. परफॉर्मेंस इसकी बढ़ानी है तो खुद से प्रोसेस करना सीखो. चार्ल्स प्रेशर कांस्टेंट. एट कांस्टेंट pressure volume is directly proportional to temperature. यहां से मुझे क्या मिला? दूसरा इक्वेशन. क्लियर? फिर नेक्स्ट है गैलोसैक. गैलोसैक क्या था? एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure is directly proportional to temperature. यानी pressure is directly proportional to, this is equation third. And the last one is Avogadro. है ना? नंबर ऑफ मोल, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट. यानी N1 into V1 N2 into V2. एवोगाड्रो है ना? यहां से हम नंबर भी डिक्लेयर कर सकते हैं. लॉ ऑफ एवोगाड्रो बोलते हैं. लॉ ऑफ एवोगाड्रो ऐसे बोलते हैं. आप इसे क्या लिखते हैं? द प्रोडक्ट of number of moles and volume of the gas is always constant. यानी N1 V1 is equal to N2 V2. ठीक है? क्लियर?
अब इन तीनों चारों लॉज से एक बात निकल के आई, वो क्या थी? PV इज इक्वल टू NRT। इसे नाम दिया गया आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्लियर? अगर मैं यहां पे बात करूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा? अभी देखना आप लोगों को यहां पे बेटा कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। व्हाई? नहीं, क्यों? क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन है, इस वजह से प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा विद स्लोप, बनेगा ना? अगर मैं यहां पे आऊं, यहां पे आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा ऐसा यूं। अच्छा, ये y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, तो ये कौन सा? दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ग्राफ कैसा बनता है? दिस इज PV ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है मुझसे कम से कम उनको तो अकल आ जाए कि भाई ये सब बता चुका हूं मैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा ग्राफ वो तो खैर उनसे मैं कुछ नहीं कहूंगा। नेक्स्ट यहां पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है विद स्लोप। ये आपके पास ग्राफ है, तो आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं। तो यहां से निर्माण हुआ आइडियल गैस इक्वेशन का। खैर मुझे इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं, वैसे मैं इस लॉज को भी नहीं बताता तब भी काम चलता, लेकिन कुछ तो फायदा मिल जाएगा। एवोगाड्रो नंबर आप जानते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ 6.022 into 10 raised power 23. What is the meaning of 1 mole? 6.022 into 10 raised to power 22 Particles. That can be atom, that can be molecules. That can be atom also, that can be molecules also. ठीक है? Clear? That can, मतलब simple particle. 1 mole banana is equal to 6.022 नंबर बनानास। ओके, ठीक है। 1 मोल सिंपल सी बात एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जो बेसिकली कार्बन के लिए किया गया था, कार्बन 12 के लिए किया गया था। कार्बन 12 के लिए कर लिया गया तो उसी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए। क्लियर है ना? कार्बन 12 के लिए किया गया था। डन। नेक्स्ट, अब मैं इस गैस को किसी चैम्बर के अंदर भर देता हूं, ठीक है, और इसी चैम्बर के अंदर पूरा केटीजी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने गैस को इसके अंदर भर दिया। सिंपल सी बात, ये क्या है? आपको अगर सर इसको आपने क्यूब क्यों बनाया, सिलेंडर बना लेते, सिलेंडर। तो बात सबके लिए एक जैसी है। मैं कंटेनर के लिए बना दूं, मैं कोई भी कंटेनर ले लूं, मैं क्यूबॉइड स्ट्रक्चर ले लूं, मैं रेक्टेंगल ले लूं, या मैं कुछ भी ले लूं, सॉरी क्यूब ले लूं, क्यूबॉइड ले लूं, या फिर मैं कोई भी शेप ले लूं, कोई भी शेप, नॉन यूनिफॉर्म शेप ले लूं, सबके लिए बिल्कुल एक जैसी बात है। दैट्स वाई मैं किसी एक ऐसी शेप के लिए रिजल्ट क्रिएट कर रहा हूं जिसके लिए आपको सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, और ये फंडामेंटली आप सबके लिए अप्लाई कर दोगे। क्लियर? अगर मैं इसमें बात करूं तो इसके अंदर गैस भरी हुई है, और गैस के किसी एक मॉलिक्यूल की बात करता है, गैस की किसी एक मॉलिक्यूल की बात करता है। मुझे बताओ ये जो मॉलिक्यूल है वो इस रूम के रिस्पेक्ट में या फिर इस चैम्बर के रिस्पेक्ट में किस टाइप की मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा? 1D, 2D और 3D? 3D। जैसे इस रूम के अंदर एक यहां पे गैसियस पार्टिकल है, वो कैसी मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा? 3D, क्योंकि आपको पता है वो जब अगर ओरिजिन से देखा जाए तो उसका पहले कोऑर्डिनेट कौन था? x1, y1, z1, और अब वो मूव करके कहीं और चला गया था, द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज x2, y2, दैट्स व्हाई द मोशन इज 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन। इसका मतलब इस पार्टिकल की 3 वेलोसिटीज हैं, कौन कौन सी?
Vx, Vy एंड Vz। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो मैं अगर एक मॉलिक्यूल की बात करूं, फिर मैं n से मल्टीप्लाई करके n का मान देख लूंगा। ठीक है, मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, मुझे बताओ, एक बात बताओ कि ये मॉलिक्यूल जाके क्या इस कंटेनर के बाउंड्री से टकराता होगा कभी ना कभी? टकराता होगा कि नहीं? और टकराता होगा तो मुझे बताओ कि अगर मैं XY प्लेन की बात करूं, XY प्लेन, कौन सा XY प्लेन है? ये है ना? इससे पार्टिकल ऐसे आके टकराता होगा, हाँ या ना? तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इससे आके हिट करता होगा? Z। हाँ, वेलोसिटी का, यानी एक पार्टिकल जाके XY प्लेन से टकराया या फिर XY बाउंड्री से टकराया, इसका मतलब कि वो पार्टिकल का वेलोसिटी का Z कंपोनेंट अफेक्ट हुआ होगा। ठीक है, उसकी बात करते हैं XZ की। XZ कौन सा है? XZ कौन सा है? नीचे वाला या फिर ऊपर वाला, है ना? तो मुझे बताओ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इफेक्ट होता है? Y कंपोनेंट। नेक्स्ट YZ सो X, हाँ YZ, ठीक है, तो X कंपोनेंट इफेक्ट करता होगा कि नहीं? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एक सरफेस की बात करता हूं, मैं इस फेस की बात करता हूं, इस वाले फेस की, इस फेस पे जब टकराया होगा ना, तो पार्टिकल कितनी वेलोसिटी टकराया होगा? Vx से, हाँ या ना? और बाउंस बैक भी कितनी वेलोसिटी से हुआ होगा? Why? Perfectly, very good, perfectly elastic, that's why bounce back with the same velocity। ठीक है, ऐसा सेम उसने क्या किस पे किया होगा? इस पे, और बाउंस बैक, दिस इज Vy और बाउंस बैक Vy, और Z वाला, है ना? ठीक है, इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं क्या X डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंजेस आए? क्यों? ये पार्टिकल का X कंपोनेंट जो था वेलोसिटी का, वो चेंज हुआ कि नहीं? Vx से टकराया और Vx से वापस, तो पहले उस पार्टिकल का मोमेंटम, यानी अगर मैं पूछूं कि मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन X डायरेक्शन इज mvx ना, है ना? दिस इज इनिशियल, क्या बेटा? इनिशियल। और फाइनल कितना है? फाइनल, दैट इज माइनस px इज इक्वल टू mvx, हाँ या ना? तो अगर मैं पूछूं चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन कितना है? दैट इज 2mvx, हाँ या ना? तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल। ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 2mvy, हाँ या ना? और चेंज इन मोमेंटम इन z डायरेक्शन दैट इज 2mvz। से यस और नो? क्लियर? ठीक है ना? अच्छा, एक बात बताओ, ये मॉलिक्यूल टकरा के, यहां से टकराया, मैक्सिमम कहां से कहां तक मूव कर सकता था? यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, हाँ या ना? इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना? तो हम ये सारे सॉल्यूशन किसके लिए कर रहे हैं? मैक्सिमम के लिए। किसके लिए कर रहे हैं बेटा? तो मुझे बताओ पार्टिकल को ये मोमेंटम चेंज करने में कितना टाइम लगा? मान लेते पार्टिकल ने यहां से इस एंड से चलना स्टार्ट किया था और यहां तक पहुंचा, तो आपको पता है टाइम टेकन, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। अगर मैं इसकी साइड की लेंथ को L मान लूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा कि नहीं? है ना? लेकिन टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम जो लगा दैट इज ट्वाइस टाइम 2 टाइम्स ऑफ t, दैट इज 2L अपॉन Vx, हाँ या ना? तो अब मुझे बताओ x डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम लगा? y डायरेक्शन में भी टाइम, टू मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम मैक्सिमम लग सकता है? सेम। और z डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होने में भी कितना टाइम? क्योंकि भाई मोमेंटम चेंज होने का मतलब समझते हो? क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश पढ़ रहे हो? हाँ, कि सर मुझे यही मिलाने दो, कुछ तो मैं मिलाऊं। ठीक है, ठीक है, दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक बॉल लूं और यहां से मैं फेंकूं, तो वो दीवार से जाके टकराएगी और फिर वापस वहीं पे पहुंचेगी मेरे पास। तो जाने में लगा समय और आने में जगह लगा समय, इतने टाइम में तो मोमेंटम में चेंजेस आए, हाँ या ना?
और आने में लगा टाइम सेम होगा क्योंकि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। तो टाइम मैक्सिमम कितना हो सकता है? आपको अगर सर जरूरी थोड़े ना कि वो यहां से आके यहां टकराएगा, हो सकता है 20 से उठ के टकरा जाए जाके, तो मैं कहूंगा मैक्सिमम के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं? मैक्सिमम के लिए। तो अगर मैं पूछूं कि चेंज इन मोमेंटम, आपको पता है अगर आपसे पूछूं मैं कि चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द फोर्स एक्सर्टेड इन एक्स डायरेक्शन, हाँ या ना? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन से, क्योंकि आपको पता है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to applied force. So change in momentum in x direction is 2m vx upon t, that is 2l upon vx, हाँ या ना? तो आपके पास ये fx आ जाएगा ना, fy कितना आ जाएगा? That is delta py upon t, ये रिजल्ट कितना आएगा? 2m vy upon 2l upon vy। और फोर्स एक्सर्टेड इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू डेल्टा पी जेड अपॉन टी इज इक्वल टू 2m वी जेड अपॉन 2l अपॉन v, हाँ या ना? दिस इज। तो इसका मतलब क्या ये मॉलिक्यूल दीवार से जाके टकरा के उस दीवार पे एक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है? हाँ, फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अगर ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, इसका मतलब उस दीवार पे प्रेशर भी एक्सर्ट कर सकता है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो pressure on xy plane, बताना ध्यान से, सॉरी, प्रेशर ऑन yz प्लेन, क्या बेटा? yz प्लेन, मुझे बताओ कितना होगा? फोर्स इन x डायरेक्शन अपॉन एरिया, हाँ या ना? तो फोर्स इन x डायरेक्शन कितना है? डेल्टा कितना बेटा? 2m vx अपॉन 2l अपॉन vx अपॉन एरिया। क्या एरिया l स्क्वायर के बराबर है? एरिया उसका कितना है? पता चल रहा है ना भाई आपको? हाँ, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, v कहां जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। तो क्या ये आपके पास m vx स्क्वायर अपॉन l क्यूब हो जाएगा? L क्यूब हो जाएगा। प्रेशर ऑन एक्स वाई प्लेन इज फोर्स टूवर्ड्स z डायरेक्शन अपॉन एरिया, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ एम वी जेड स्क्वायर अपॉन L क्यूब, हाँ या ना? फोर्स ऑन एक्स जेड इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन ए इज इक्वल टू एम वी वाई स्क्वायर अपॉन L क्यूब। दिस इज द pressure on the planes, हाँ या ना? क्लियर? सो नाउ ये तो प्रेशर अलग अलग निकाला हमने, तो एवरेज प्रेशर बाय द मॉलिक्यूल, प्रेशर बाय द मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू m vx स्क्वायर अपॉन f अपॉन L क्यूब प्लस m vy स्क्वायर अपॉन L क्यूब प्लस m वी जेड स्क्वायर अपॉन L क्यूब बाय 3। एवरेज तो ऐसे निकाला जाएगा ना। ये मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में, तीनों सरफेसेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो वो ये होगा कि नहीं? तो मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं m अपॉन 3L क्यूब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, हाँ या ना? क्लियर? m अपॉन L क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, एक काम कर सकते हैं, ये मैंने एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा है, एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा है, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए लिखता तो क्या चीजें और होती, क्या डिफरेंस होता? मैं अगर एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए लिख रहा हूं। किसके लिए बेटा? फर्स्ट मॉलिक्यूल लिखना, ध्यान से बताना। m अपॉन 3L क्यूब तो वही रहेगा, बट Vx1 का स्क्वायर प्लस Vy1 का स्क्वायर प्लस Vz1 का स्क्वायर, हाँ या ना? सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए ऐसा करते, तो सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए ऐसे करते, दैट इज m अपॉन 3L क्यूब दैट इज Vx2 का स्क्वायर प्लस Vy2 का स्क्वायर प्लस Vz2 का स्क्वायर, हाँ या ना? ऐसा सभी मॉलिक्यूल्स के लिए करते कि नहीं? ठीक है।
एक काम करते हैं, मैं इसको कंबाइंडली एक ऐसे लिख सकता हूं क्या, मैं इसमें n का मल्टीप्लाई कर दूं और n से डिवाइड कर दूं। P एवरेज इज इक्वल टू n स्मॉल m अपॉन 3l क्यूब vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर अपॉन n। हाँ या ना? आपको नहीं लगता है कि इसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं? हाँ? तो क्या मैं इसे एन एम अपॉन 3l क्यूब वी आर एम एस का स्क्वायर लिख सकता हूं? तो मुझे बताओ, एन एम टोटल मास हो जाएगा ना? टोटल मास ऑफ द अपॉन एल क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो क्या मैं इसे डेंसिटी लिख सकता हूं? 1/3 डेंसिटी ऑफ द गैस इंटू वी आर एम एस का होल स्क्वायर। दिस इज द एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द surface of cylinder, container. That can be cylinder, that can be cuboid, that can be cube or any other shape, non-uniform shape also. तो अगर मैं पूछूं कि नॉन यूनिफॉर्म शेप के लिए भी एवरेज प्रेशर क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? 1/3 रो वी आर एम एस का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पता है? क्या था रेडियस ऑफ गायरेशन? क्या? रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। याद है ना आपको? कैसे निकालते थे? k इज इक्वल टू k स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन n। ऐसे निकालते थे कि नहीं? तो k की वैल्यू कितनी आती थी? अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर एंड अपॉन n। ये करते थे कि नहीं? है ना? तो ये रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस होती थी, वहां पे सेम वही चीज तो लिखी है। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी कि नहीं? वहां पे k स्क्वायर होता था, यहां पे मैं VRMS का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना? दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल इन द सिस्टम, इनटू द सिस्टम। दिस इज द प्रेशर। आपको पता है जब किसी कंटेनर में कोई गैस भर दी जाती है तो कंटेनर की बाउंड्री पे कितना फोर्स प्रेशर एक्सर्ट करती है? इतना प्रेशर। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ द गैस और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या फिर इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर का वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी से भी तो कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब आपको पता है मॉलिक्यूल्स अंदर जितनी जल्दी जल्दी दौड़ रहे होंगे उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा कि नहीं? हाँ या ना? दिस क्लियर है ना? तो आज के सेशन में इतना। नेक्स्ट सेशन मुझे लगता है कि मुझे पूरे 2 आवर्स मिलेंगे और उसमें मैं पूरा थर्मोडायनेमिक्स और इसके बाद वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।